डायना कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उस काले साए और उसके बनाए कालगढ़ से ज्यादा दूर नहीं हैं, या मानो कि हम वहां पर पहुंच ही गए। एक दिन बाद अष्टमी की रात शुरू हो चुकी थी, वही अष्टमी की रात जिसका युग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिर्फ युग ही अष्टमी की रात का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि कोई और भी था जो अष्टमी की रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि काला साया था। काला साया काली अंधेरी रात में जमीन पर पालकी मारकर बैठा हुआ था और उसके सामने जमीन पर ही ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, ठीक वैसा ही निशान जो रूम नंबर 666 में फर्श पर बना हुआ था। दोनों ही निशान हूबहू एक जैसे ही लग रहे थे। काले साए के आसपास ही काला लबादा पहनकर कुछ मुर्दे खड़े हुए थे, जैसे वो मुर्दे आसपास नजर रखे हुए हों। उन सभी मुर्दे का लबादा इतना बड़ा था कि उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उनका चेहरा उस लबादे से ही ढका हुआ था। काले साए की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, जैसे उसे किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में पीली रोशनी के साथ चमके जा रही थी। उसका पूरा बदन बॉट फ्लाई और काले धुएं से बना हुआ था। अब तो उसके पीले दांत भी नजर आने लग गए थे, जो मटमैले, नुकीले और पैने थे, किसी जानवर के दांत की तरह। काला साया गुस्से के साथ खुद से कहता है, मैंने जिन मुर्दों को उस कामेश्वरी यक्षिणी को पकड़ने के लिए भेजा था, उस कामेश्वरी यक्षिणी ने उन मुर्दों को मुक्ति दिला दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे मुक्ति दिलाकर रहूंगा, पर अभी उसको मुक्ति दिलाने का वक्त नहीं है, अभी कालगढ़ बनाने का वक्त है। एक बार कालगढ़ पूरी तरह तैयार हो जाए, उसके बाद मैं सबको देख लूंगा, उस युग को भी, जो मेरा ही वंशज होकर मेरे ही खिलाफ हो गया है। काला साया अपने गुस्से पर काबू करते हुए फिर खुद से बोल पड़ता है, 2 सालों से मैं कालगढ़ बनाने में लगा हुआ हूँ। मैं अपने इस कार्य को सिर्फ उस कामेश्वरी यक्षिणी की वजह से अधूरा नहीं छोड़ सकता हूँ। इस वक्त कालगढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उस कामेश्वरी यक्षिणी पर, वरना अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने का सपना ही रह जाएगा। काला साया जमीन पर बनी आंखों के निशान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अब अमावस्या और पूर्णिमा की रात तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अभी तो अमावस्या आने में और 7 दिन बचे हुए हैं। मुझे कालगढ़ की स्थापना जल्द से जल्द करनी है, जिस वजह से मुझे अष्टमी की रात को भी वो सब करना होगा। वैसे भी ये अष्टमी की रात तो अमावस्या और पूर्णिमा की तरह ही मेरी मनपसंद रात है। आखिर इन्हीं अष्टमी की रात को तो मैं युग के शरीर में घुसकर औरतों के शिकार किया करता था। बड़ा मजा आता था औरतों के साथ संभोग करके उनके शिकार करने में, और अब औरतों के शिकार नहीं करने हैं, किसी और के शिकार करने हैं। अष्टमी की रात अपहरण करना है, अपहरण। इतना कहकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। आसमान में ढेर सारे बर्ड फ्लाई उड़े जा रहे थे, जो काले साए के हंसते ही आवाज करने लग जाते हैं, जैसे वो भी काले साए की हंसी में उसका साथ दे रहे हो। बर्ड फ्लाई में अचानक से भगदड़ मच गई थी। काला साया हंसते हुए ही किसी को पुकारते हुए आवाज लगाता है, कछेंदर कछेंदर। काले साए के 3 बार कछेंदर बोलते ही एक आदमी वहां पर भागते हुए आता है। उसने भी काला लबादा पहना हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी काले साए के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुकाते हुए काले साए से कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काल स्वामी की जय हो काल स्वामी की। काला साया उस आदमी के आसपास देखते हुए कहता है, तू अकेला आया? मुझे तो लगा था तुझे बुलाने से वो भी तेरे साथ ही आ जाएगा। आखिर तुम दोनों हमेशा साथ में जो रहते हो। लबादा पहना हुआ आदमी कुछ नहीं कहता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, जा और जाकर उसे भी लेकर आ जा। तुम दोनों अलग अलग अच्छे नहीं लगते हो, साथ में अच्छे लगते हो। तुम दोनों की जोड़ी ही मेरी ताकत है। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, वो आदमी वहां से भागते हुए जाता है और कुछ ही देर में एक और आदमी को लेकर आ जाता है। उस आदमी ने भी उसी की तरह काला लबादा पहनकर रखा हुआ था, जिस कारण उसका भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों लबादे पहने आदमियों में अंतर ये था कि एक लबादा पहना हुआ आदमी कुछ मोटा था, तो दूसरा लबादा पहना हुआ आदमी पतला था। उन दोनों में एक और अंतर था, वो ये कि जो मोटा आदमी था उसने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, जिसमें नीले रंग का चमकदार मोती लगा हुआ था, जो अभी भी चमके जा रहा था। वो दूसरा मोटा आदमी जो अभी अभी आया था, वो भी अपना सिर नीचे झुकाते हुए काले साए से कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काल स्वामी की जय हो काल स्वामी की। काला साया एकटक उन दोनों को ही देखते रहता है, उनसे कुछ नहीं कहता है। अंगूठी पहना हुआ आदमी कहता है, आपने हमें याद किया काल स्वामी? काला साया कहता है, काम ही कुछ ऐसा था जिस कारण तुम दोनों को याद करना पड़ गया। पहला लबादा पहना हुआ आदमी कहता है,
क्या काम है काल स्वामी? कहिए, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। काला साया मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, अभी जान नहीं चाहिए, उसकी भी जरूरत पड़ेगी पर बाद में। उस काले साये की ये बात कहते ही वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, पर कुछ कहते नहीं है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, आज रात तुम दोनों को वही काम करना है जो तुम दोनों हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात मेरे लिए करते आए हो। अंगूठी पहना हुआ आदमी कहता है, मतलब हमें फिर से वहां पर जाना है? काला साया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, तुम दोनों को वहीं पर जाना है और वही लेकर आना है जो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात वहां से मेरे लिए लेकर आते हो। वो दोनों आदमी खामोश खड़े रहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैं चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था, पर यह काम तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। तुम दोनों इस काम में माहिर हो और मेरे सबसे वफादार भी। पहला आदमी कहता है, आपके लिए वफादार तो हम हमेशा रहेंगे काल स्वामी, आखिर आपने ही तो हमारी जान बचाई है। काला साया कहता है, ये काम करने के बाद मैं तुम दोनों को एक और काम दूंगा। पहला आदमी हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, कौन सा दूसरा काम काल स्वामी? काला साया उसे घूरते हुए कुछ गुस्से के साथ कहता है, पहले ये काम तो कर लो, फिर वो दूसरा काम बताता हूँ। अगले ही पल काला साया मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। काला साया मंत्र बड़बड़ाते हुए कहता है, आम यूम कोली वाम हिम यू कोली चुवाक्रम अदृश्य दृश्य एकमम करिष्यामि। आम यूम कोली वा हमिम यू कोली चुवाक्रम अदृश्य दृश्य एकमम करिष्यामि। काला साया मंत्र बड़बड़ा ही रहा था कि देखते ही देखते उसके सामने जो निशान बना हुआ था उसमें ट्रायंगल के अंदर बनी आग की पुतली के अंदर मूवमेंट होने लग जाता है। वो काली पुतली एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लग जाती है, उसके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। काला साया उन दोनों आदमियों को देखते हुए कहता है, अब जाओ और मेरे लिए वो लेकर आओ। याद रखना, हमेशा की तरह 12 बजे से पहले तुम्हें लौट आना है। अगर 12 बजे के बाद आए तो तुम दोनों जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और हाँ, इस बार एक नहीं 2 लेकर आना। ये बात सुनते ही वो दोनों आदमी घबराने लग जाते हैं और उनकी ये घबराहट उनके कांपते हुए हाथ पैर को देखकर साफ समझ आ रही थी। पहला आदमी कांपते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए काल स्वामी, 12 बजे से पहले हम वो ले आएंगे, ये हमारा वादा है। काला साया चुप रहता है। वो दोनों आदमी वहीं पर खड़े रहते हैं और अपने आसपास कुछ देखने लग जाते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज का एहसास हुआ हो। काला साया उन दोनों को टोकते हुए कहता है, तुम दोनों अब तक यहाँ पर खड़े हुए क्यों? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा जाओ यहाँ से और वो लेकर आओ। काले साये की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो दोनों आदमी एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और फर्श पर जो निशान बना हुआ था, जिस पर आंख की पुतली के अंदर मूवमेंट हो रहा था, उसके अंदर कूद जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस आंख की पुतली में कूदते हैं, वो दोनों आदमी वहां से गायब हो जाते हैं, जैसे आंख की पुतली के अंदर से वो कोई दूसरी जगह पर चले गए हों, स्थानांतरण द्वार की तरह। इस तरफ युग काला झाड़ी जंगल के अंदर लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। उसने अपने कंधे पर ही एक बड़ा सा काला बैग टांगा हुआ था, जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। युग के माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थी। उन बूंदों को देखकर साफ समझ आ रहा था जैसे वो किसी चीज से डरा और घबराया हुआ हो। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं ग्रेवयार्ड कोठी से तो निकल आया, अब बस मुझे जल्दी से जल्दी घाट पर पहुंचकर वहां पर कामेश्वरी जी को बुलाना है। एक बार बस वो वहां पर आ जाए, फिर मैं उनसे अपने मन की सारी बातें कर लूंगा और ये भी पता लगा लूंगा कि वो यामिनी से सच में प्यार करती हैं या फिर ये सब ताज पाने के लिए एक नाटक था। युग अगले ही पल रुकता है और कुछ घबराते हुए कहता है, बस यामिनी ना वहां पर आ जाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, यामिनी आज घाट पर क्यों आएगी? आज अमावस्या या पूर्णिमा थोड़ी है जो वो मुझे रोकने के लिए वहां पर आएगी। मैं तो पहले ही उसे सुला कर आ रहा हूँ, वो तो अभी भी गहरी नींद में सो रही होगी। युग फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए युग अभी बंगलामुड़ा घाट पर पहुंचा ही था कि तभी उसे बंगलामुड़ा घाट पर एक मछुआरा नजर आता है। वो मछुआरा घाट के किनारे पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा जाल था जिसमें कई सारी मछलियां फंसी हुई थी, जिसे वो जाल में से निकालकर एक बाल्टी के अंदर जमा कर रखा था। युग उस मछुआरे को देखते हुए मन में सोचता है, इस मछुआरे को भी आज ही मछली पकड़ने आना था क्या? अब मैं इसके रहते हुए कामेश्वरी जी को कैसे बुलाऊं? मुझे इसके यहाँ से जाने तक का इंतजार करना पड़ेगा। युग उस मछुआरे के वहां से जाने का इंतजार करने लग जाता है। उसे लगा था कि जाल में से सारी मछलियां निकालकर बाल्टी में जमा करने के बाद वो मछुआरा वहां से चला जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो मछुआरा फिर से जाल फेंकता है और मछलियां पकड़ने लग जाता है।
उस मछुआरे के हर बार जाल फेंकने पर ढेर सारी मछलियां फंसती जा रही थी और वो उन्हें निकालकर बाल्टी में इकट्ठा करते जा रहा था। युग गुस्से के साथ खुद से कहता है, ये मछुआरा आज ही सारी मछलियों को पकड़ लेगा क्या? काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो मछुआरा वहां से गया नहीं था। वो वही सब बार बार करते जा रहा था, जिसे देखकर युग को गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि वो जानता था कि वक्त निकले जा रहा था और उसे आज रात ही कामेश्वरी यक्षिणी को किसी भी हाल में घाट पर बुलाना था, उससे बात करनी थी। युग सोच ही रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे मछुआरा वहां से चला जाए। तभी जाल नदी में फेंकते हुए ही उस मछुआरे का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नदी के अंदर गिर जाता है। नदी के अंदर ही कुछ नुकीले पत्थर रखे हुए थे जो उस मछुआरे को चुभ जाते हैं। जब वो मछुआरा वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसके हाथ पैर में कई खरोंचें लगी हुई थी। उसकी कोहनी से तो खून भी निकलने लग गया था। उसके सिर पर भी हल्की सी चोट आ गई थी। मछुआरा दर्द से कराहते हुए खुद से कहता है, लग गई। मुझे तो लगा था आज मेरा अच्छा दिन है, पर इस फिसलने के कारण पूरे दिन का सत्यानाश हो गया। अब वापस जाना चाहिए। अब तो मेरे हाथ ने भी जवाब दे दिया है। कितना दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो मछुआरा वहां से जाने की तैयारी करने लग जाता है, अपने जाल को लपेटने लग जाता है। युग उस मछुआरे पर ही नजर गड़ाए हुए था। जब वो मछुआरा अपना जाल लपेट रहा था तो उसकी कोहनी में जो चोट लगी हुई थी वहां से खून बहने लग गया था, और जैसे ही उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है, टप से आवाज सुनाई देती है। उस खून की महक युग तक पहुंचने लग जाती है। युग खून की महक को सूंघने लग जाता है। युग एकटक नजर से उस मछुआरे की कोहनी से टपकते हुए खून को देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे खून की बूंद देखकर युग के मुंह में पानी आने लग गया हो। वो अपने होठों पर अपनी जीभ को फेरने लग जाता है जैसे कुछ चाट रहा हो। खून की बूंदों को देखते हुए ही युग को न जाने क्या हो जाता है। उसकी आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती हैं। उसके साथ ही उसके हाथों पर के 5 निशान भी। ऐसा लग रहा था जैसे अब युग ना रहा हो, वो कोई और बन गया हो। युग अपने कंधे पर का काला बैग नीचे रखता है और उस मछुआरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। युग ऐसे कदम बढ़ा रहा था जैसे वो किसी और के वश में हो गया हो, एक रोबोट की तरह। युग इतनी तेजी के साथ उस मछुआरे की तरफ कदम बढ़ा रहा था कि उस मछुआरे का ध्यान भी युग की तरफ चले गया था, पर तब भी वो अपने जाल लपेटने में ही लगा हुआ था। युग उस मछुआरे के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो मछुआरा युग की आंखों पर ध्यान नहीं देता है और अपना जाल लपेटते हुए ही बेमन से बोल पड़ता है, कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे पास आकर क्यों खड़े हो गए? युग कुछ जवाब नहीं देता है। उसका ध्यान उस मछुआरे की कोहनी से टपकते हुए खून की तरफ ही था। उस मछुआरे को लगता है कि युग उसकी मछली की तरफ देख रहा है, इसलिए वो अंदाजा लगाते हुए कहता है, मछली चाहिए क्या तुझे? युग भारी आवाज में कहता है, मछली नहीं चाहिए। मछुआरा पलट कर कहता है, तो फिर क्या चाहिए? युग गुस्से के साथ भारी आवाज में कहता है, तेरा दिल। इतना कहकर युग तेजी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीधे उस मछुआरे के सीने के अंदर घुसेड़ देता है। युग का हाथ उस मछुआरे के सीने से आर पार हो जाता है। वो मछुआरा दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है, आ! सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी